बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इजाज मोहम्मद और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इसको हम एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है, वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर एक दफा देख लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट पोटेंशियल से रिलेटेड क्लियर हो जाए और साथ साथ ये जो टॉपिक है वो समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी टॉपिक को ओवरऑल आप सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का क्या मतलब होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद से ध्यान में रख लीजिएगा, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों तारिबन एक ही चीज को जाहिर करता है, एक ही चीज को कहा जाता है। अब हम जरा देखते हैं कि इसमें जो है ना हम पढ़ने क्या वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। और ये मैं आपको शो कर रहा हूं कि जो डिफरेंट लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर कर रहा है। जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से आप अवे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इस क्यू का वो कम होता जाएगा, वो भी स्क्वायर के हिसाब से। वो भी आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आपको मालूम है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे काम क्या होगा, फर्ज करें कि एक चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद नहीं है, मैं कहूंगा कि वो इनफाइनाइट पोजीशन पर है। उस चार्ज को जो कि टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, वो इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट है। यानी ये कहां पर मौजूद है? ये है इंफिनिटी पर। अगर डियर स्टूडेंट इसी चार्ज क्यू नॉट को, जो कि इनफाइनाइट पोजीशन पर लाई कर रहा है, मुझे इसको इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने होंगे। उस फोर्स के नतीजे में ये चार्ज डिस्प्लेस होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस क्यू नॉट को इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने के लिए इस पर वर्क करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, इसी क्यू नॉट को जो वर्क आप अप्लाई कर रहे हैं इनफाइनाइट पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन पॉइंट पर ले आने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, या इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर आप इनफाइनाइट पोजीशन से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ जाएंगे तो यकीनन वो खुद ब खुद तो आएगा नहीं, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। की जाने वाली इसी वर्क को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने यहां पर की है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। इसका एक मैथमेटिकल वर्क करना है, ये बात जो है ना ज़हन में रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशनशिप है वो तो हमें मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पर डेवलप करना चाहते हैं, वो फॉर्मूला पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताए। वो पोटेंशियल का मतलब होगा चार्ज पर की जाने वाला वर्क। अगर मैं इस क्यू नॉट को इसके करीब लेके आ जाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे अगर मैं इस क्यू नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर लेके जाएंगे तो कम होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है, वो जो कम होगा या ज्यादा होगा, क्या वो वंस अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, या आर को स्क्वायर है, या रूट के हिसाब से वेरी कर रहा है? जिस हिसाब से भी वेरी कर रहा होगा, इसी की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहां पर मैंने शो किया हुआ है, लेट्स सपोज एक टेस्ट चार्ज है, वो जो है ना फिलहाल पोजीशन ए पर मौजूद है, इनफाइनाइट पोजीशन पर है।
इस जो चार्ज जिसको मैंने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है, इनफाइनाइट पोजीशन से सर्टेन पॉइंट बी पर लेके आना है। याद से ये जो पॉइंट बी है ना, इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक लेके आ जाऊंगा तो इसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मगर वो पोटेंशियल निकालना हो तो हमें इस क्यू नॉट से लेकर यहां तक, यानी कि जिस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट किया और ए से लेकर बी तक पहुंचाने के लिए मैंने जितने वर्क किया है वो वर्क को हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें एक फिर मसला है, वो आपको मालूम है, अगर हम उस वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्क का फार्मूला W = FD है। और ये जो W = FD है, वो जो FD है ना, इसमें जो F है वो आपको मैंने यहां पर शो किया हुआ है, दिखाएंगे भी। उसमें जो F है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंडेंट है, उसमें जो R है वो स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। अगर जो R है डिस्टेंस स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता हो तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, A से लेकर B तक जो पॉइंट है ना, आप थोड़ा रिकॉल करें, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो वर्क करने का दो केस आपने पढ़ा था। या वर्क करता है ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, या वर्क हो रहा होता है ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। आपके ख्याल में ये कौन सा केस बनता है, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? जैसे जैसे आप यहां पर आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन इस Q और Q नॉट का वो स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। इसका मतलब ये जो केस है ना, वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला नहीं है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। जब वर्क डन हो रहा हो बाय वेरिएबल फोर्स तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा जो पाथ एलिमेंट है, जहां से आप जहां तक लेके जा रहे हैं, पूरा पाथ एलिमेंट को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करना होता है। बहुत ही स्मॉल इंटरवल में, इतना स्मॉल इंटरवल में हमें डिवाइड करना होता है कि उस खास इंटरवल पर और यकीन दूसरे जो इंटरवल पर जो फोर्स है ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो। तो यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स है ऑलमोस्ट क्या हो, कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ नहीं किया था, देखिए ए से लेकर बी तक हमने डिस्प्लेस करना था। टोटल पाथ एलिमेंट को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट को मैंने A1 का नाम दे दी, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया। करते करते इस पॉइंट को मैंने N का नाम दे दिया। N के फौरन बाद कहां पर हम पहुंचेंगे, पॉइंट B पर पहुंचेगा। अब A से लेकर 1 तक का डिस्टेंस कितना छोटा है, इतना छोटा है। A से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस इतना छोटा है कि इस खास इंटरवल पर फोर्स को ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट तस्वर कर सकते हैं। हालांकि फोर्स वो नहीं करते स्क्वायर के हिसाब से, मगर इतना स्मॉल है हम इस पे फोर्स को तकरीबन कांस्टेंट तस्वर कर सकते हैं। इस तरह 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल है, 2 से लेकर 3 तक भी बहुत स्मॉल है। करते करते N से लेकर B तक का डिस्टेंस भी बहुत ही छोटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारे काम तो बेशक टोटल वर्क डन A to B निकालना है। A to B हम टोटल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले A से लेकर 1 तक का वर्क निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर 2 तक का वर्क निकालने होंगे, फिर 2 से लेकर 3 से करते करते N से पहला वाला N माइनस यकीनन 1 होगा, मैं आपसे पूछूंगा, बाद में भी बात करेंगे इस पर। फिर N से लेकर B तक निकालेंगे, फिर इन सब वर्क को जमा करेंगे। इन सब को अगर ऐड करेंगे टोटल वर्क मिलेगा। इसी वर्क को हम बाद में एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहां से लेकर A से लेकर 1 तक पहले कैलकुलेट करेंगे। मेरे ख्याल में आपको भी इंशाल्लाह ताला अंदाजा हो जाएगा। A से लेकर 1 तक मिले, फिर 1 से लेकर 2 तक बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 से लेकर 3 तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। तो हमारा चैलेंज ही A से लेकर 1 तक का है। तो मैंने यहां पर लिखा, देखिए वर्क डन फ्रॉम A to 1। वर्क डन फ्रॉम A to 1, वर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है, W = F.D। डॉट को खत्म करना चाहेंगे तो फिर W = FD cos थीटा। तो इसका मतलब हमें A to 1 निकालना हो तो हमें 3 चीजें निकालनी है। हमें फोर्स निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और थीटा निकालना है। तो थीटा आप देख लीजिएगा, थीटा क्या होगा, थीटा बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाले एंगल है। अब चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, इसका मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है इस साइड पर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये वैसे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। डिस्प्लेस इस साइड पे हो रहा है, सॉरी
डिस्प्लेस इस साइड पे हो रहा है, और जो फोर्स है ना वो खुद देख लीजिएगा किस जानिब है। डिस्प्लेस अगर इस जानिब हो रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन उस साइड पर है। तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने थीटा कितना डिग्री लिखा, 180 डिग्री। ज़हन में रख लीजिएगा ये जो फोर्स है ना ये वो फोर्स नहीं है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन Q नॉट एंड Q, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो यकीनन ये जो Q इस Q नॉट को उस साइड पर धकेल रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन यूं होगी, मगर हम उसको जबरदस्ती अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लेके आ रहे हैं, तो D और F के बीच यकीनन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट मैंने यहां पर 180 डिग्री लिखा है। अब यहां पर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल आपको थीटा का मामला हल हुआ, इसको मैं अलग से सॉल्व करने के लिए रखा है, इसीलिए मैं इसको बाद में बात कर रहा हूं। थीटा यहां पर 180 डिग्री होता है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इधर देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आपको मालूम है जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसमें हमेशा डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच देखा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्लस Q से A तक का डिस्टेंस को हमने RA का नाम दिया है, ठीक। इसी तरह प्लस Q से लेकर अगर चार्ज को A से लेकर 1 तक मैं डिस्प्लेस करके लेके आ जाऊं तो मैं ये जो पॉइंट 1 है ना यहां से लेकर प्लस Q तक जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक उसको मैं R1 का नाम दूंगा। यही चार्ज मूव कर करके 2 पर पहुंचा होगा तो मैं प्लस Q से 2 तक जो डिस्टेंस R2 कहूंगा। करते 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 यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है N से लेकर यहां तक मैं Rn का नाम दूंगा। पॉइंट B से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं RB का नाम देता हूं। तो हमारा इनिशियल जो काम है वो A से लेकर 1 तक है, तो इसका मतलब है A हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है RA होगा, और 1 हमारा फाइनल होगा, फाइनल पॉइंट का मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो R1 होगा। इसका क्या मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, तो फाइनल पोजीशन R1 है क्योंकि हमने A से लेकर 1 तक डिस्प्लेस किया है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट RA है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करके आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है ना काम। तो हमने देखें हमारा काम तो 1 सेकेंड हमें वर्क निकालने, तो उसमें थीटा और डिस्प्लेसमेंट का मसला हल हुआ। अब यहां पर रह जाता है फोर्स का। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स क्योंकि मैंने आपको कहा वो फोर्स है जो इन दोनों चार्ज के बीच एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही, ना कि वो फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। तो इधर देखिएगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है, तो इसी रिलेशन से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू E Q नॉट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन आपको मालूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है, तो यहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के वजह E के वजह आप ये लिख दीजिएगा, ये आ गया, और जो Q नॉट एज इट इज आ जाता है, ये कूलम फोर्स भी है एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मैं चले इधर से मैं हटा देता हूं जो सर्कल मैंने ड्रॉ की है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर जरा गौर करना होगा, थोड़ा बहुत यहां पर वर्क करने हमने। कैसे वर्क करना देखिएगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये सब कांस्टेंट है। 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q चेंज होगा नहीं, यकीनी बात है। Q नॉट टेस्ट चार्ज है, ये भी एक नाउन चार्ज होगी, वो भी यकीनन इधर उधर मूव करने पर वो भी थोड़ा बढ़ थोड़ी जाता है। थोड़ा एक चीज को आप मूव कराएं मामूली सी तो वो वेरी थोड़ी कर सकता है, इसका मतलब सब चेंज नहीं होगा। अगर फोर्स में कोई वेरिएशन आ सकता है तो वो इस R की वजह से है, ये कूलम्बिक फोर्स है। डियर स्टूडेंट आपको एक चीज तो मालूम होगा, आपको थोड़ा रिकॉल करना होगा कूलम्ब्स लॉ में F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूं ये जो R है ना वो किन के बीच डिस्टेंस है? ये Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस है,
ठीक। तो अगर फर्ज करें इसे मैं Q1 का हूं, ये जो चार्ज है उसको मैं Q2 का हूं, इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये R इन्हीं दोनों के बीच डिस्टेंस है। अब मसला यहां पर ये है कि अगर एक चार्ज Q है, ये एक Q0 है, अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट A पर सिर्फ लाई कर रहा होता तो Q और Q0 के बीच डिस्टेंस को हम R नहीं बल्कि उसे RA से रिप्रेजेंट करता। तब मैं इस R को रिप्लेस करके RA लिखता। शर्त यह है कि सिर्फ RA पर रहता। अगर हम हमारे जो चार्ज है सिर्फ पॉइंट 1 पर होते हैं, ये जो Q0, तो इस पॉइंट 1 से लेकर इस चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है R1 है, तब मैं इस R को रिप्लेस करता R1 से। अब मसला यह है कि हमारा चार्ज ना सिर्फ पॉइंट A पर रहता है ना सिर्फ पॉइंट 1 पर रहता है, वो A और 1 दोनों पर रहता है। इसके रेस्पेक्ट से अगर मैं इसको ले लूं RA को तो ज्यादा हो जाएगा इस R के बजाय, अगर मैं 1 को ले लूं तो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी स्क्वायर के हिसाब से करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, R बेसिकली A और 1 इस Q के रेस्पेक्ट से एवरेज डिस्टेंस होगा। ये जो सिंबल है ना 1/r स्क्वायर, तो इसीलिए अलग से लिखा है, ये एवरेज को जाहिर करता है। तो इसी R स्क्वायर को मैं R इंटू R लिखते हैं। तो हम काम क्या करेंगे, इसमें से एक R को इसके रेस्पेक्ट से देखेंगे तो R A का नाम दे दीजिए, और ये जो डिस्टेंस है दूसरा जो R है उसको इस पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो R1 का नाम देंगे। वैसे भी A और 1 के बीच डिस्टेंस इतना स्मॉल है, वहां पर हम जो फोर्स है तकरीबन उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 1/r स्क्वायर को R इंटू RA इंटू R1 कर दिया। तो यहां पर जो R स्क्वायर है उसको मैं RA इंटू R1 कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, हमें ये मिला, फोर्स भी मिला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी मिला है, और साथ साथ डियर स्टूडेंट्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बनने वाले एंगल भी मालूम है। तो इनकी वैल्यूज आप बड़ी खुशी से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन सब की वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो खुद देख लीजिएगा, W A से लेकर 1, वर्क फ्रॉम A से लेकर 1 इक्वल टू का साइन पे एज इट इज आ जाता है। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स, इस फोर्स के बजाय आप ये वैल्यू लिख देंगे, मैंने एज इट इज छाप दिया ये, ठीक। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के बजाय R1 माइनस RA लिख देंगे, R1 माइनस RA। और इसके बाद कॉस थीटा है, थीटा के बजाय 180 डिग्री लिखेंगे। अब इसके बाद होगा क्या, देखिए यहां पर ये पूरा मैंने क्या कर दिया, कॉस 180 डिग्री को -1 लिख दिया, सबको मालूम है। ये जो RA R1 है ना, वो R1 और RA के साथ अलग अलग, इसके साथ एक तरीके से आप 1/RA R1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, R1/RA माइनस RA R1 माइनस RA डिवाइडेड बाई ये इसके साथ भी लिख देंगे। इसका फायदा ये होगा, हम R1 और यहाँ पर R1, इधर RA और RA एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करेगा। तो इसको नेस्तो नाबूद करेगा तो वर्क डन फ्रॉम A to 1 इज इक्वल टू माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 4/ε0। इधर डियर स्टूडेंट वर्क सिर्फ 1/RA बच गया, माइनस इधर 1/R1 बच गया। ये जो माइनस साइन है इसको मैं इधर लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, ये जो माइनस है उसको इधर क्यों, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करा दे। अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ये वाला जो फैक्टर जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, प्लस इसको मैं पहले लिख दूंगा, और ये जो साइन है इधर कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये वाले जो टर्म है उसको मैं बाद में लिख दूंगा। तो ये है वर्क डन फ्रॉम A to 1, वर्क डन फ्रॉम A to 1। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर A से लेकर 1 तक मिले तो 1 से लेकर 2 तक क्या हो सकता है, 2 से लेकर 3 करते करते N से लेकर B तक हम प्रेडिक्ट इजीली कर सकते हैं। इसीलिए ये है वर्क डन फ्रॉम A to 1। इसी तरह अगर 1 से लेकर 2 पॉइंट तक
चार्ज को डिस्प्लेस करने पर जितना वर्क करना पड़ा वो अगर कैलकुलेट करना बिल्कुल इसी अंदाज में हल करते जाए, दो ऑप्शन है, या आप पूरा इसी तरह करते जाइए और ये तो खत्म हो गई नहीं, इंफिनिटी से आप लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेडिक्शन डायरेक्ट देंगे। तो देखिएगा जब हम ए से लेकर 1 तक लेके आ रहे थे, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन ये सब कांस्टेंट है, 1 जहां तक लेके आना था वो पहले आ रहा है, जहां से लेके आ रहा था वो बाद में आ रहा है। बिल्कुल इसीलिए अगर मैं 1 से लेकर 2 तक लेके जाऊंगा तो खुद देख लीजिएगा एज इट इज आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ गया। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जहां तक लेके गए ना, जहां तक हमने लेके जाना उसको पहले लिख दीजिएगा। हमने 1 से लेकर 2 तक लेके जाना है तो 2 को पहले लिखे R2, क्योंकि यहां से लेकर इधर तक जो डिस्टेंस है वो R2 है, माइनस जहां से लेके आ रहे हैं उसको बाद में लिखिएगा, माइनस R1 होगा। करते जाए करते जाए करते जाए करते जाइए, n से लेकर b तक निकालना हो तो यकीनी बात है फिर एज इट इज यही टेक्निक यहां पर अप्लाई करेंगे, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज लिख दीजिएगा। जहां तक हमने लेके जाना वो पहले लिखना है, 1 अपॉन RB है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को मैंने RB का नाम दे दिया। जहां से लेके आए हैं वो बाद में लिख दीजिएगा। तो n से लेकर हमने b तक पहुंचाया है, n से लेकर इधर तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया, Rn। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, a से लेकर 1 तक का वर्क भी निकाला, 1 से लेकर 2 तक भी निकाला, 2 से लेकर इस तरह 3 भी होगा, 3 से लेकर 4 तक भी हो गया। करते 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 n से लेकर b तक टोटल वर्क डन मिला है। अब हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालेंगे। वो जो टोटल वर्क डन है वो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा। इसको मुझे रब करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग, आपको मालूम है ये डेरिवेशन है, तो मैथमेटिकल वर्क यहाँ पर करना पड़ता है। आप में से बहुत सारे माशाल्लाह से कमाल है मैथमेटिक्स में, तो इन सबको टोटल वर्क डन, टोटल वर्क का मतलब है इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक, यानी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू, चले इंफिनिटी टू, चले डब्ल्यू आपसे डब्ल्यू ही रिप्रेजेंट कर दें, ए टू बी कर दें, ए टू बी। तो ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके बराबर होगा, वो जाहिर बात है वर्क डन फ्रॉम ए टू वन प्लस कर देंगे वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 2 प्लस करते जाइए। आखिरी जो पॉइंट क्या है, वर्क डन फ्रॉम n से लेकर b तक। अब अच्छी बात, इन सब की वैल्यूज हमें मालूम है, इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। इन सब की वैल्यू पुट करने पर वर्क डन फ्रॉम a से लेकर 1 तक ये वैल्यू पुट कर दें, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन RA, फिर प्लस 1 से लेकर 2 तक के लिए ये वाला पुट कर दीजिए, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस करते जाइए, फिर n से लेकर b तक ये वाला हुआ, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RN हो गया। अब यहां पर अगर आप जरा देखेंगे तो इसमें कॉमन भी लिया जा सकता है। क्या कॉमन आ सकते हैं, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सबको ले लें कॉमन, बाहर निकाल दें तो इधर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन RA, ठीक, प्लस इधर ये तो बाहर आ जाता है, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस करते जाइए प्लस ये भी बाहर निकाल देंगे तो यहां पर क्या बच जाता है, प्लस 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RN होगा। ठीक, चले अब मैं इसको भी रब करता हूं। यकीनन आपने नोट किया होगा, इसके लिए यकीनन आपको प्रैक्टिस करने होंगे बार बार, फिर जाके आप इस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। अगर आप यहां पर थोड़ा गौर करें, ये जो है ना प्लस 1 अपॉन R1 है, यहां पर देखिएगा माइनस 1 अपॉन, ये देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा,
ये कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह यहां पर +1/R2 होगा तो इसमें इसका माइनस वाला फैक्टर भी होगा। करते जाइए, ये जो है -1/Rn है तो इससे पहले वाला एक टर्म आएगा वो +1/Rn हो जाएगा, +1/Rn भी आ जाएगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ दो टर्म रह जाएगा। वो जो टर्म है वो है एक Q0 डिवाइडेड बाय 4πε0। पहले मैं लिख देता हूं, इसके बाद ये प्लस वाला टर्म को मैं पहले लिख दूंगा 1/RB, ये जो है ना बाद में लिख दूंगा 1/RA। बाकी सब यहां पर कैंसिल आउट हो जाता है, RA से लेकर B तक। ये बहुत ही जबरदस्त रिलेशन आया। अब इसमें अगर आप क्या कर दें, इस Q0 को इधर लेके आ जाएंगे, वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 1/RB माइनस 1/RA हो गया। ये बात होगी। अब आपको मालूम है where work done from A to B divided by Q0, ये क्या है, work done from infinity to certain point in electric field। इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूं। इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ, इसके फॉर्मूला आप यहां पर लिख दीजिएगा, इसके बजाय मैं V लिख दूंगा इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख दूंगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/RB माइनस 1/RA। ये बड़ा शानदार मैथमेटिकल रिलेशन है, जिसका जो है ना आपको जो एक और टॉपिक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर भी इसके बारे में आपको बताया हुआ है। इसको भी आप यकीनन नोट कर लीजिएगा, याद रखना है ये रिलेशन। मैंने आपसे कहा कि हमने A से लेकर B तक लेके आना है, और A अगर इंफिनिटी पर हो, इफ A एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। अब बताइएगा, अगर A इंफिनिटी पर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि A से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी इनफाइनाइट होंगे ना, जाहिर सी बात है RA क्या होगी, इनफाइनाइट होगा ना। अगर A इंफिनिटी पर है तो हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम, वो भी तो इनफाइनाइट पोजीशन पर है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/RB माइनस 1/इंफिनिटी। आप में से बहुत सारों को मालूम है कि 1/इंफिनिटी क्या किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर। तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 1/RB। थोड़ा RB लिख दूंगा यूं। अब देख लीजिएगा, हमारा तारीबन काम मुकम्मल हुआ, मैथमेटिकल वर्क। इसी रिलेशन को मैं एक काम करता हूं, इस RB को, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका इसीलिए हमने इसको रिलेशन को फाइंड आउट करना था। इस मैथमेटिकल रिलेशन में देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल पॉइंट की बात हो रही है, नजर आ रही है, इसके अलावा कोई दूसरा डिस्टेंस नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो इन जनरल हम इस RB को सिर्फ और सिर्फ R लिख सकते हैं। अगर इस RB को रिप्लेस कर दे सिर्फ R से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R होगा। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म है। इससे एक और चीज हमें पता लगता है, तो वो है, अगर आप थोड़ा गौर करें डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मालूम है कि जैसे जैसे करीब आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला था ना, वो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R नहीं था, R स्क्वायर था। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो 1/4πε0 एक जैसा, Q एज इट इज। यहां पर R स्क्वायर नहीं आ रहा, R स्क्वायर के बजाय क्या आ रहा है, R आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो वेरिएशन आता है उतना ज्यादा रेट के हिसाब से नहीं आता जिस रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करता है। मगर जो भी हो, जैसे जैसे आप इधर लेके आ जाएंगे इस Q0 को, जैसे जैसे इस Q के करीब लेते जाएंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का यकीनन वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। उससे आप दूर लेते जाएंगे तो वो डिक्रीज होते चला जाएगा। स्क्वायर के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एक टॉपिक आज डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारों ने इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को गौर से देखा होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे सही अंदाज में कर सकते हैं, वो घर में थोड़ा बहुत अपने आप को काबू में रखकर इसका मैथमेटिकल वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।